20वीं सदी की आध्यात्मिक दुनिया में एक नाम ऐसा था जिसने जितनी प्रशंसा पाई उतनी ही आलोचना भी। एक ऐसा नाम जिसने परंपराओं को चुनौती दी, समाज की जड़ों को हिला दिया और प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित किया। वो नाम था ओशो। ओशो, जिन्हें पहले दुनिया रजनीशटा के नाम से जानती थी। एक दार्शनिक, एक विद्रोही, एक गुरु और एक रहस्य। कुछ लोग उन्हें युगों का सबसे महान संत मानते हैं, तो कुछ उन्हें विवादों का दूसरा नाम। लेकिन सच्चाई यही है कि ओशो को नजरअंदाज करना असंभव है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक गांव में हुआ। जन्म का नाम था चंद्रमोहन जैन। गांव का माहौल साधारण था, लेकिन उनका मन साधारण नहीं। बचपन से ही वे प्रश्न पूछते थे, ऐसे प्रश्न जिनसे बड़े बड़े लोग घबरा जाते थे। छोटी उम्र से ही वे मृत्यु, जीवन और आत्मा जैसे विषयों पर सोचने लगे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां छोटा चंद्रमोहन जीवन के रहस्यों से खेलता था। ओशो कहते थे, बचपन से ही मुझे किसी पर विश्वास करने की आदत नहीं थी। मैं हर बात को अपनी आंखों से देखना चाहता था, अपने अनुभव से जानना चाहता था। ये जिज्ञासा ही थी जिसने उन्हें साधारण इंसान से असाधारण बना दिया। उनका स्वभाव बागी था। परिवार, स्कूल, समाज, किसी की भी मान्यताओं को उन्होंने आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। अगर कुछ सच लगा तो ही माना, वरना सवाल उठाया। बचपन से ही उनका लगाव मौन और ध्यान से था। वे अकेले बैठकर घंटों मौन में डूब जाते। लेकिन उनका मौन केवल चुप्पी नहीं था, वो एक खोज थी। खोज सत्य की, आत्मा की और उस परम शून्य की जहां सब विलीन हो जाता है। उनके परिवार और समाज को अक्सर लगता था कि ये लड़का अलग है, और शायद यही अलगपन बाद में उन्हें ओशो बना गया। आने वाले दशकों में यही साधारण बच्चा दुनिया की आध्यात्मिक धारा को बदल देगा। भारत से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर जापान तक, हर जगह उनके अनुयायी बनेंगे। उनकी वाणी, उनकी आंखें, उनका ध्यान लाखों दिलों को छू लेगा। ओशो ने कहा, मैं यहां आपको कोई धर्म देने नहीं आया हूं, मैं यहां आपको मुक्त करने आया हूं। आपकी जंजीरों से, आपके डर से और आपकी नकली पहचान से। और शायद यही कारण था कि उनके शब्दों ने एक क्रांति पैदा कर दी। वो क्रांति जो ध्यान और प्रेम की थी। वो क्रांति जो आज भी जारी है। ये डॉक्यूमेंट्री केवल ओशो की जीवन कथा नहीं है। ये उस यात्रा की कहानी है जहां एक गांव का बच्चा विश्वगुरु बन गया। ये कहानी है उस आदमी की जिसे लोग भगवान भी कहते थे, और धोखेबाज भी। ये कहानी है ओशो की। 11 दिसंबर 1931, मध्य प्रदेश का कुचवाड़ा गांव। खेतों से घिरा हुआ ये छोटा सा गांव, जहां जीवन बेहद साधारण था। यही जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर ओशो कहलाया। जन्म के समय उनका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। वे अपने माता पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे, लेकिन बचपन का अधिकांश समय उन्होंने अपने ननिहाल में बिताया। उनकी नानी, जिनसे उनका गहरा लगाव था, ने उन्हें खुली सोच और स्वतंत्र वातावरण दिया। नानी उन्हें कभी रोका टोका नहीं करती थी। जो मन चाहे करने की आजादी, और यही आजादी उनके व्यक्तित्व का आधार बनी। चंद्रमोहन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और निडर थे। वे गांव के तालाब में अकेले तैरते, रात को श्मशान में जाकर बैठते और हर उस चीज को छूने की कोशिश करते जिसे समाज डर कहता था। वे कहते थे, अगर मुझे किसी चीज से डर लगता था तो मैं उसी काम को तुरंत करता था। डर को जीतने का और कोई उपाय नहीं। उनका बचपन रोमांच से भरा हुआ था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां ये बच्चा मृत्यु और जीवन की पहेलियां सुलझाने में लगा रहता। चंद्रमोहन को पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन परंपरागत तरीके से नहीं। वे किताबों से ज्यादा जीवन को पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वे शिक्षकों से बहस करते। अगर अध्यापक कुछ कहते और उन्हें उसमें झूठ या अंधविश्वास दिखता तो वे खुलकर सवाल करते। कभी कभी तो अध्यापक गुस्से में उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देते, लेकिन चंद्रमोहन को इसकी परवाह नहीं थी। वे कहते थे, सच को स्वीकार करने से पहले
हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते चंद्रमोहन ने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। गांव और शहर की हर लाइब्रेरी उनकी प्यास बुझाने में नाकाम हो गई। प्लेटो, नीत्शे, कार्ल मार्क्स, कबीर, महावीर, बुद्ध, हर विचारक की किताब उनके हाथों से होकर गुजरी। लेकिन वे केवल पढ़ते ही नहीं थे, वे गहराई से सोचते थे। वे कहते थे, किताबें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन सत्य का अनुभव अपने भीतर करना पड़ता है। बचपन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने मृत्यु को समझने में बिताया। श्मशान में बैठकर वे देखना चाहते थे, क्या सचमुच इंसान मरता है या केवल शरीर बदलता है। उनके लिए मृत्यु डरावनी नहीं थी, बल्कि मृत्यु उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षक थी। वे कहते थे, जो मृत्यु को जान लेता है वही जीवन को सच में जी पाता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। यहां भी उनका स्वभाव वैसा ही रहा, बागी और स्वतंत्र। वे अक्सर कॉलेज में बहस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते और लगभग हर बार विजेता बनते। उनकी वाणी में आकर्षण था, तर्क में गहराई थी और भाषा में प्रवाह। धीरे धीरे पूरा शहर उन्हें बहस का बादशाह मानने लगा। लेकिन केवल बहस ही नहीं, वे अपनी मौलिक सोच के लिए भी जाने जाते थे। वे बिना झिझक कह देते, मैं किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता, मुझे अपनी राह खुद बनानी है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ध्यान का अभ्यास गहराया। कभी घंटों नदी किनारे बैठते तो कभी पेड़ों के नीचे स्थिर हो जाते। वे बचपन से ही एक बात समझ चुके थे, सत्य बाहर नहीं, भीतर खोजने से मिलता है। और यही खोज उन्हें धीरे धीरे ओशो बनने की ओर ले जा रही थी। चंद्रमोहन का बचपन केवल खेल और पढ़ाई की कहानी नहीं था, ये उस यात्रा का आरंभ था जहां सवाल, मौन और ध्यान उनकी जिंदगी का आधार बन गए। गांव का ये निडर और जिज्ञासु बच्चा जल्द ही युवावस्था में प्रवेश करने वाला था, और युवावस्था में उसके भीतर की आग और भी तेज होने वाली थी। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। बचपन की निडरता और सवालों से भरी मानसिकता अब युवावस्था में एक नई दिशा लेने लगी थी। चंद्रमोहन अब केवल गांव का जिज्ञासु बालक नहीं रहा, वो एक ऐसा युवा था जिसकी सोच समाज की हर सीमा को ललकारती थी। 1951 में उन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। कॉलेज में उनकी पहचान केवल एक होनहार छात्र के रूप में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे विद्रोही के रूप में थी जो बिना डरे सवाल पूछता था। प्रोफेसर, साथी छात्र, यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान, सब उनके तर्कों से प्रभावित भी होते और कभी कभी असहज भी। वे अक्सर कहते थे, सत्य को पाने के लिए परंपराओं को तोड़ना जरूरी है, अंधविश्वास कभी भी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। चंद्रमोहन ने बहस की दुनिया में अलग ही पहचान बना ली थी। वे लगातार बहस प्रतियोगिताओं के विजेता बने। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें ऑल इंडिया डिबेटिंग चैंपियन का खिताब भी मिला। उनकी वाणी धारदार थी, उनके तर्क गहरे और उनके शब्द आग की तरह असर करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे जबलपुर में फैलने लगी। लेकिन ये केवल बहस या अध्ययन की कहानी नहीं थी। युवावस्था में चंद्रमोहन का मन भीतर की ओर और गहराई से जाने लगा। वे ध्यान की साधना में डूबते जा रहे थे। रातें अक्सर वे अकेले जंगलों और श्मशानों में बिताते। कभी घंटों एक पेड़ के नीचे मौन रहते, तो कभी अंधेरे में मृत्यु का सामना करते। उनका मानना था, जब तक मृत्यु का सामना नहीं किया जाएगा, जीवन की सच्चाई को नहीं जाना जा सकता। इस दौरान वे गहराई से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। भारत के संतों की वाणी से लेकर पश्चिमी दार्शनिकों की रचनाओं तक उन्होंने हर विचारधारा को पढ़ा। लेकिन उनकी विशेषता यह थी कि वे केवल पढ़ते नहीं थे, वे हर विचार की परख करते, हर मत को अपने अनुभव की कसौटी पर रखते। उन्होंने कहा था, मेरे लिए किताबें सीढ़ी है, मंजिल नहीं। मंजिल तो भीतर की यात्रा है। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता कॉलेज से बाहर भी फैलने लगी। लोग उन्हें रजनीश कहकर बुलाने लगे। वे सार्वजनिक स्थलों पर भाषण देने लगे। उनके शब्दों में आकर्षण था। लोग खिंचते चले आते और एक नई सोच का स्वाद पाते। उनकी वाणी समाज के पुराने ढांचों को तोड़ने वाली थी। वे धर्म, राजनीति और परंपरा, किसी को भी सवालों से बख्शते नहीं थे।
उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में MA किया और पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाद में वे वहीं पर प्रोफेसर भी बने, लेकिन अध्यापन उनके लिए केवल नौकरी नहीं थी। वे अपने छात्रों को केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि उन्हें स्वतंत्र सोचने की कला सिखाते थे। वे कहते थे, मैं तुम्हें विचार नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें विचार करने की शक्ति देना चाहता हूं। युवावस्था में ही उनकी ध्यान साधना गहरी हो चुकी थी। उन्होंने विभिन्न तरीकों से ध्यान किया, मौन बैठना, श्वास पर ध्यान, श्मशान साधना। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि पारंपरिक ध्यान विधियां आधुनिक मनुष्य के लिए कठिन हो सकती है, इसलिए वे नए रास्तों की खोज करने लगे। यहीं से आगे चलकर उनकी डायनामिक मेडिटेशन की नींव पड़ी। मैंने पाया कि मनुष्य के भीतर एक गहरी चुप्पी है, लेकिन वह चुप्पी तभी प्रकट होती है जब हम अपने भीतर छिपे अराजकता को बाहर निकाल दें। इस तरह युवावस्था ने चंद्रमोहन उर्फ रजनीश को एक साधारण प्रोफेसर से आध्यात्मिक खोजी बना दिया। उनके भीतर अब केवल सवाल ही नहीं थे, बल्कि उत्तरों की एक झलक भी थी। वे तैयार थे अपनी वाणी से, अपने अनुभव से लाखों लोगों के जीवन को बदलने के लिए। 1960 का दशक, भारत आजाद हो चुका था, लेकिन समाज अब भी परंपराओं और रूढ़ियों की बेड़ियों में बंधा हुआ था। इसी दौर में एक युवा प्रोफेसर ने अपने विचारों से हलचल मचा दी। वो प्रोफेसर था रजनीश। जबलपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन के साथ साथ वे अब सार्वजनिक मंचों पर बोलने लगे थे। उनके प्रवचन अद्वितीय थे, न कोई बंधन, न कोई डर और न ही परंपराओं की सीमाएं। उनकी वाणी स्वतंत्र थी और सोच विद्रोही। धीरे धीरे उनके प्रवचनों का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग कहते, ये आदमी अलग है, ये केवल किताबों का ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि जीवन का नया दृष्टिकोण दे रहा है। रजनीश का संदेश साफ था, धर्म केवल परंपरा नहीं है, धर्म अनुभव है। वे कहते थे, सत्य मंदिरों और शास्त्रों में बंद नहीं है, सत्य तो आपके भीतर है, बस उसे खोजने का साहस होना चाहिए। उनकी लोकप्रियता खासतौर पर युवाओं और शिक्षित वर्ग में तेजी से बढ़ी, क्योंकि वे सवाल पूछने से नहीं डरते थे। वे प्रेम, सेक्स, ध्यान और आत्मा, इन सब पर खुलकर बोलते थे। समाज के लिए ये विषय वर्जित थे, लेकिन रजनीश ने कहा, जब तक मनुष्य अपनी कामना और शरीर को स्वीकार नहीं करेगा, वो आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकता। ये विचार सुनकर कई लोग आकर्षित हुए और कई लोग चौंक भी गए। विवादों की शुरुआत यहीं से होने लगी। 1960 के दशक के मध्य में रजनीश मुंबई आ गए। वहां उनका प्रभाव और तेजी से फैलने लगा। उनके प्रवचन बड़ी सभाओं में होने लगे। वे केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विषयों पर भी बोलते, नेहरू की नीतियों से लेकर गांधी के विचारों तक। वे किसी को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने कहा था, गांधी अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन उनका जीवन रिप्रेशन, दमन से भरा था। सच्ची अहिंसा तभी संभव है जब हम अपने भीतर की सभी इच्छाओं को स्वीकार करें। ऐसे वक्तव्य सुनकर समाज के बड़े हिस्से में हलचल मच गई। कुछ लोग उन्हें संत कहने लगे, तो कुछ लोग उन्हें पागल और खतरनाक। 1970 का दशक आते आते रजनीश के अनुयायियों की संख्या हजारों में पहुंच गई। लोग केवल भारत से नहीं, विदेशों से भी उनके पास आने लगे। उनके शिष्यों में शिक्षित वर्ग, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अभिनेता, हर तरह के लोग शामिल थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये आदमी साधारण संत नहीं है। और इसी दौर में 1974 में पुणे में उनके आश्रम की स्थापना हुई। ये स्थान आगे चलकर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुणे आश्रम शुरू में बहुत साधारण था, कुछ कमरों और एक बगीचे से बना ये स्थान धीरे धीरे दुनिया भर से आने वाले साधकों का केंद्र बन गया। यहां ध्यान की नई विधियां सिखाई जाती। रजनीश ने ध्यान को आधुनिक मनुष्य की जरूरत के अनुसार ढाल दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य आज इतना तनावग्रस्त है कि सीधा मौन में जाना मुश्किल है। पहले उसे अपने भीतर दबे हुए क्रोध, इच्छाओं और भावनाओं को बाहर निकालना होगा, फिर वो ध्यान में उतर पाएगा। इसी सोच से उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन विकसित किया, जहां साधक पहले तेज गति से श्वास लेते, चीखते चिल्लाते, नृत्य करते
और अंत में मौन में उतर जाते। ये ध्यान पद्धति क्रांतिकारी थी। लोग इसे अजीब मानते, लेकिन जो इसे करते उन्हें भीतर से हल्कापन और शांति का अनुभव होता। पुणे आश्रम धीरे धीरे प्रयोगशाला बन गया, जहां जीवन के हर पहलू पर खोज की जाती थी। प्रेम, ध्यान, तंत्र, ज़ेन, विज्ञान, मनोविज्ञान, सब पर यहां प्रयोग हो रहे थे। विदेशों में भी रजनीश का नाम फैल चुका था। विशेष रूप से पश्चिमी देशों से हजारों लोग पुणे आश्रम में आने लगे। उनके लिए ये जगह आत्मा और शरीर की आजादी का प्रतीक बन गई। पश्चिमी मीडिया ने उन्हें सिक्स गुरु, फ्रीडम गुरु और न्यू एज मास्टर तक कह दिया, लेकिन अनुयायी कहते थे, यहां हमें जीवन का असली स्वाद मिला है। लेकिन जहां आकर्षण होता है, वहां विवाद भी होते हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके विचारों से असहज था। पारंपरिक धार्मिक नेता उन्हें विधर्मी कहते और राजनेता उन्हें खतरा मानते, लेकिन रजनीश पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे कहते थे, मैं यहां लोकप्रिय होने नहीं आया, मैं यहां सत्य कहने आया हूं। अगर सत्य कड़वा है तो भी मैं उसे मीठा बनाकर नहीं दूंगा। इस तरह रजनीश आंदोलन की शुरुआत हुई। एक साधारण प्रोफेसर अब विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर था। पुणे का छोटा सा आश्रम जल्द ही दुनिया भर का आध्यात्मिक केंद्र बनने वाला था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की यात्रा और भी बड़ी और भी विवादास्पद होने वाली थी। ओशो का जीवन केवल विवादों या घटनाओं की कहानी नहीं है। वो एक दर्शन है, एक दृष्टि है, जीवन को देखने का बिल्कुल नया तरीका। उनकी शिक्षाएं 4 स्तंभों पर आधारित थी: ध्यान, प्रेम, ज़ेन और तंत्र। आइए हम इन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। ओशो के जीवन दर्शन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार था ध्यान। वे कहते थे, मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य का जन्म आत्मा को जागृत करने के लिए हुआ है। लेकिन आधुनिक युग का मनुष्य तनाव, भय और असुरक्षा से भरा हुआ है। ऐसे मनुष्य के लिए पारंपरिक ध्यान विधियां कारगर नहीं होती। इसीलिए ओशो ने ध्यान की नई विधियां दी। सबसे प्रसिद्ध थी डायनामिक मेडिटेशन। इसमें 5 चरण थे: तेज श्वास लेना, चीखना, चिल्लाना, रोना, कूदना, नृत्य करना, ऊर्जा को बाहर निकालना, अचानक रुककर मौन में उतरना और अंत में उत्सव मनाना। इस प्रक्रिया से साधक पहले भीतर की सारी गंदगी और दबी हुई भावनाएं बाहर निकालता, फिर सहज ही मौन में उतर जाता। ओशो कहते थे, पहले अराजकता जरूरी है, तभी मौन पैदा होता है। उनकी अन्य ध्यान विधियां भी थी: कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, विपस्सना, ज़ेन वॉकिंग। हर विधि का उद्देश्य था मनुष्य को उसके भीतर के मौन से मिलाना। ओशो के दर्शन का दूसरा आधार था प्रेम। लेकिन उनका प्रेम पर दृष्टिकोण सामान्य नहीं था। वे कहते थे, प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम तो एक अवस्था है। जब आप भीतर से भर जाते हैं, तब प्रेम स्वतः बहता है। उनके अनुसार प्रेम का पहला कदम है स्वयं से प्रेम। अगर इंसान खुद से प्रेम नहीं करता, तो वो किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। उन्होंने प्रेम और सेक्स को भी अलग अलग नहीं माना। वे कहते थे, सेक्स जीवन का प्रारंभ है। अगर उसे समझदारी और ध्यान से जिया जाए, तो वही ऊर्जा प्रेम और ध्यान में बदल जाती है। उनकी ये दृष्टि समाज के लिए क्रांतिकारी थी। जहां लोग प्रेम और शरीर को अलग रखते थे, वहां ओशो ने कहा, सेक्स ही ऊर्जा है और वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है। इस विचार ने लाखों युवाओं को आकर्षित किया और उतने ही आलोचकों को जन्म दिया। ओशो ने ज़ेन को अपने जीवन दर्शन का तीसरा स्तंभ माना। ज़ेन, जिसका अर्थ है मौन, सादगी और वर्तमान क्षण में जीना। ओशो कहते थे, ज़ेन कोई धर्म नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। ज़ेन कहता है, कल की चिंता मत करो, भविष्य का बोझ मत उठाओ, सिर्फ इस क्षण को जियो। ओशो अक्सर ज़ेन की छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे। उनकी वाणी में वो सरलता होती जो सीधा श्रोता के दिल में उतर जाती। वे कहते थे, ज़ेन में ईश्वर नहीं है, न शास्त्र है, न मंदिर, सिर्फ मौन है और मौन ही सत्य है। उनकी शिक्षाओं ने पश्चिमी साधकों को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि पश्चिम का मनुष्य भविष्य और तनाव में जी रहा था, और ज़ेन ने उसे इस क्षण का स्वाद चखाया।
ओशो का चौथा आधार था तंत्र, लेकिन उनका तंत्र का अर्थ था ऊर्जा की स्वीकृति। वे कहते थे, तंत्र का मतलब है जो कुछ है उसे स्वीकार करना, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को, अपनी ऊर्जा को नकारना मत, उसे ध्यान की ओर मोड़ दो। ओशो के अनुसार तंत्र मनुष्य को दो हिस्सों में नहीं बांटता। वो कहता है, शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी। जब दोनों एक हो जाते हैं तभी मनुष्य पूर्ण होता है। उन्होंने पश्चिमी साधकों को बताया कि तंत्र केवल यौन साधना नहीं है, बल्कि ये जीवन की संपूर्णता को स्वीकारने की विधि है। उनके लिए तंत्र एक द्वार था जहां से मनुष्य साधारण से असाधारण की ओर, भौतिक से आध्यात्मिक की ओर यात्रा करता है। ओशो का संदेश, ओशो का जीवन दर्शन यही था। ध्यान से मौन, प्रेम से करुणा, ज़ेन से सहजता और तंत्र से पूर्णता। वे कहते थे, मैं कोई धर्म नहीं दे रहा, मैं आपको स्वतंत्र कर रहा हूं। आपकी जंजीरों से, आपके डर से, आपके अंधविश्वास से। उनकी वाणी में आग थी, लेकिन उसी में शीतलता भी थी। उनके शब्द चुभते भी थे और दिल को छूते भी थे। उनका संदेश सरल था, जीवन को पूरी तरह जियो, न दबाओ न भागो, बस जागो और सब कुछ ध्यान में बदल जाएगा। ओशो का दर्शन केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, वो लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। उनकी बातों ने नई पीढ़ी को आजादी का स्वाद चखाया, लेकिन इसी दर्शन ने विरोध और विवादों की आग भी भड़का दी, क्योंकि समाज को ऐसे विद्रोहियों से हमेशा डर लगता है। यात्रा अब और गहरी होने वाली थी। 1981 ओशो भारत छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। पुणे आश्रम अब छोटा पड़ने लगा था। हजारों विदेशी अनुयायी उन्हें सुनने आ रहे थे और भारत का राजनीतिक व सामाजिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। ओशो मौन में चले गए। वे अब सार्वजनिक रूप से प्रवचन नहीं देते थे, केवल ध्यान करते और कुछ चुनिंदा लोगों से मिलते। लेकिन उनकी प्रवक्ता मां आनंद शीला उनकी आवाज बन गई। शीला ने ही अमेरिका में एक नया अध्याय लिखा। रजनीशपुरम। ओशो के अनुयायियों ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी। ये वीरान और बंजर इलाका था, रेगिस्तान जैसी सूखी धरती, लेकिन अनुयायियों ने इसे बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने वहां खेती शुरू की, मकान बनाए, सड़कों का जाल बिछाया। कुछ ही सालों में ये वीरान जगह एक आधुनिक शहर बन गई। नाम रखा गया रजनीशपुरम। ये शहर अपने आप में अनोखा था, नए विचारों, नए प्रयोगों और ओशो की स्वतंत्रता की दृष्टि से प्रेरित। यहां धर्म के बजाय ध्यान था, पाखंड के बजाय प्रेम था और राजनीति से परे एक नई व्यवस्था थी। लेकिन यही प्रयोग जल्द ही अमेरिका की राजनीति से टकराने वाला था। रजनीशपुरम में हर दिन उत्सव जैसा माहौल होता था। अनुयायी ध्यान करते, काम करते और फिर रात को नृत्य और संगीत में डूब जाते। वे सब एक ही रंग के वस्त्र पहनते थे, लाल, नारंगी और गेरुए। लोग उन्हें प्यार से कहते रेड पीपल। इस समुदाय ने अपने स्कूल, अस्पताल, पुलिस, यहां तक कि अपना हवाई अड्डा भी बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्यून था, जहां हजारों लोग एक ही गुरु की छत्र छाया में रहते थे। लेकिन पड़ोसी गांवों और अमेरिकी प्रशासन को ये सब एक खतरा लगने लगा। उन्हें लगता था यहां एक नया देश बन रहा है। जैसे जैसे रजनीशपुरम बढ़ने लगा, वैसे वैसे टकराव भी गहराता गया। ओशो के प्रवक्ता मां आनंद शीला तेज तर्रार और राजनीतिक दांवपेंच में माहिर थी। उन्होंने स्थानीय चुनावों में हिस्सा लिया, पड़ोसी गांवों पर प्रभाव डालने की कोशिश की। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने इसे एक कल्ट और खतरे के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। शीला और उनकी टीम ने अमेरिकी कानून और प्रशासन से कई बार टकराव किया। धीरे धीरे रजनीशपुरम एक आध्यात्मिक प्रयोग से ज्यादा राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया। 1984 में अमेरिका हिल गया। ओरेगन के द डैल्स शहर में सैकड़ों लोग अचानक बीमार पड़ गए। जांच में सामने आया उन्हें खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला था। आरोप लगा ये काम मां आनंद शीला और उनकी टीम ने किया था। उद्देश्य था स्थानीय चुनाव जीतने के लिए लोगों को बीमार करना। ये अमेरिका का पहला बायोटेरर अटैक माना गया।
और इसके पीछे नाम आया रजनीशपुरम। ओशो ने बाद में आरोप लगाया कि शीला और उनकी टीम ने यह सब उनकी जानकारी के बिना किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी प्रशासन अब पूरी ताकत से ओशो और उनके समुदाय के पीछे पड़ गया। एक 985 ओशो पर आरोप लगे वीजा धोखाधड़ी और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के। एक विमान यात्रा के दौरान एफबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी में जकड़े ओशो की तस्वीरें दुनिया भर में छप गई, लेकिन कई अनुयायी कहते हैं यह सब एक षड्यंत्र था, क्योंकि ओशो की लोकप्रियता अमेरिकी धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। गिरफ्तारी के दौरान ओशो को अलग अलग जेलों में ले जाया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया था। अंततः अमेरिका ने उन्हें रिहा किया, लेकिन साथ ही निर्वासन डिपोर्टेशन का आदेश दे दिया। ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। ओशो की गिरफ्तारी और निर्वासन के बाद रजनीशपुरम धीरे धीरे बिखर गया। हजारों अनुयायी लौट गए। शहर जो कभी उत्सव और संगीत से गूंजता था, अब वीरान हो गया। अमेरिकी सरकार ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। आज वो जगह एक ख्रिस्ती संगठन के कैंप के रूप में इस्तेमाल होती है। रजनीशपुरम का सपना सिर्फ कुछ सालों में ही टूट गया, लेकिन इस घटना ने ओशो को और भी चर्चित बना दिया। वो अब सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के आध्यात्मिक विद्रोही बन चुके थे। अमेरिका से निर्वासन के बाद ओशो कई देशों में गए, लेकिन कहीं भी उन्हें ठहरने नहीं दिया गया। जर्मनी, ग्रीस, उरुग्वे, हर जगह उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1986 में वे भारत लौटे। पुणे आश्रम में उनका स्वागत हुआ, लेकिन अब ओशो पहले जैसे नहीं थे। शरीर कमजोर हो चुका था, आवाज थकी हुई थी, लेकिन आंखों में वही गहराई थी। रजनीशपुरम का अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन ओशो का सफर अभी अधूरा था। 1980 का दशक, ओशो का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। उनका पुणे आश्रम अब अमेरिका के रजनीशपुरम में बदल चुका था, लेकिन जितने लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे, उतने ही उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे थे। और फिर ओशो का जीवन सबसे गहरे विवादों और षड्यंत्रों में उलझ गया। ओशो मौन में चले गए थे। उनके सारे निर्णय और संदेश उनकी प्रवक्ता मां आनंद शीला के हाथों में थे। शीला एक तेजतर्रार, आक्रामक और महत्वाकांक्षी महिला थी। वे मीडिया से भिड़ती, राजनीतिज्ञों को चुनौती देती और अनुयायियों के बीच एक नेता की तरह छा गई। लेकिन शीला के इसी रवैये ने अमेरिकी मीडिया और प्रशासन को ओशो और उनके आंदोलन के खिलाफ खड़ा कर दिया। धीरे धीरे ये टकराव एक गहरे षड्यंत्र में बदलने लगा। 1984 में अमेरिका स्तब्ध रह गया। ओरेगन के द डेल्स शहर में सैकड़ों लोग अचानक बीमार पड़ गए। जांच में सामने आया उनके खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाया गया था। अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी धार्मिक समुदाय पर बायोटेरर अटैक का आरोप लगा। सभी उंगलियां उठीं रजनीशपुरम और शीला की टीम पर। शीला और उनके साथी बाद में स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने चुनाव प्रभावित करने के लिए यह कदम उठाया। लेकिन ओशो ने बार बार कहा, मुझे इस षड्यंत्र की जानकारी नहीं थी। फिर भी मीडिया और प्रशासन ने पूरा आरोप ओशो पर ही थोप दिया। अक्टूबर 1985 ओशो अमेरिका छोड़कर बाहर जाने की योजना बना रहे थे। उनका विमान कैरोलिना के आसमान में उड़ रहा था। तभी एफबीआई ने उसे रोक लिया। ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप वीजा धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता। हथकड़ी में जकड़े ओशो की तस्वीरें पूरी दुनिया के अखबारों में छपी। जो लोग उन्हें जीवित बुद्ध मानते थे, उनके लिए यह गहरी चोट थी। लेकिन ओशो ने कहा, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। मैंने कभी किसी हिंसा, राजनीति या षड्यंत्र में भाग नहीं लिया। गिरफ्तारी के बाद ओशो को लगातार अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। कभी उत्तर कैरोलिना, कभी ओक्लाहोमा, तो कभी टेक्सास की जेल। हर जगह उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। उनका शरीर कांपने लगा।
त्वचा पर जलन होती, हड्डियों में कमजोरी फैलती। रिहाई के बाद ओशो ने कहा, जेल में मुझे धीमा जहर दिया गया। मेरे शरीर में रेडियोधर्मी विष का असर हुआ है। उनकी आंखें अब भी चमक रही थी, लेकिन शरीर टूटा हुआ लगने लगा। ओशो के अनुयायियों का मानना था कि यह सब अमेरिकी प्रशासन का षड्यंत्र था, एक ऐसे गुरु को खत्म करने की कोशिश जो पश्चिमी व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। इसी दौरान शीला और उनकी टीम स्विट्जरलैंड भाग गई, लेकिन वहां से भी उन्हें पकड़कर अमेरिका लाया गया। शीला ने अदालत में कई अपराध स्वीकार किए, बायोटेरर अटैक, जासूसी, धोखाधड़ी। उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। शीला का पतन ओशो के आंदोलन के लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन ओशो ने साफ कहा, मेरे और शीला के रास्ते अलग थे। उसने जो किया वो उसकी जिम्मेदारी थी। अंततः अमेरिका सरकार ने ओशो को जेल से रिहा कर दिया, लेकिन शर्त रखी, वे तुरंत अमेरिका छोड़ दें। 6 महीने तक ओशो का विमान दुनिया के कई देशों में घूमता रहा, जर्मनी, ग्रीस, उरुग्वे, नेपाल, लेकिन हर जगह दबाव डालकर उन्हें ठहरने से रोका गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने ओशो के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हों। आखिरकार 1986 में वे भारत लौटे। पुणे आश्रम ने उनका स्वागत किया, लेकिन अब उनका शरीर कमजोर हो चुका था। फिर भी उनकी आत्मा पहले से ज्यादा प्रखर थी। अमेरिका की गिरफ्तारी, जेल और विषाक्तता ने ओशो को शारीरिक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं झूठे आरोपों से नहीं टूटा, मैं मौन हूं, और मौन को कोई जेल नहीं तोड़ सकती। उनके लिए यह सब सत्ता और धर्म के बीच का संघर्ष था। ओशो उस सत्य का प्रतीक बन चुके थे जिससे व्यवस्था डरती है। 1986 अमेरिका और दुनिया भर से निर्वासन झेलने के बाद आखिरकार ओशो भारत लौट आए। पुणे आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों अनुयायी जो वर्षों से उनकी राह देख रहे थे, आंखों में आंसू और हृदय में प्रेम लेकर अपने गुरु का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब ओशो पहले जैसे नहीं थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था। वे धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे बोलते, लेकिन उनकी आंखों की चमक, उनकी मौन आभा पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। पुणे आश्रम, जिसे पहले भी ओशो का आध्यात्मिक प्रयोगशाला कहा जाता था, अब एक नए रूप में उभरा। यहां हजारों विदेशी और भारतीय अनुयायी फिर से जुटने लगे। ध्यान, प्रवचन, संगीत और उत्सव सब एक बार फिर जीवंत हो गए। लेकिन इस बार ओशो की शैली बदल चुकी थी। पहले वे जोशीले और प्रखर प्रवचन देते थे, अब वे धीमे, शांत और गहराई से भरे हुए बोलते थे। वे कहते थे, मेरा शरीर कमजोर है, लेकिन मेरी चेतना पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। इस दौर में ओशो का ध्यान मौन पर केंद्रित हो गया। उन्होंने कहा, अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब केवल मौन ही काफी है। इस दूसरे चरण में ओशो ने अपना नाम भी बदल दिया। पहले वे भगवान श्री रजनीश कहलाते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं ये उपाधि छोड़ दी। वे कहते थे, भगवान शब्द अब बोझल हो चुका है, मैं इसे त्याग रहा हूं। अब उन्होंने नया नाम अपनाया, ओशो। इस शब्द का अर्थ था औष्णिक अनुभव, समुद्र जैसी गहराई और विशालता। नाम बदलने के साथ ही उनकी शिक्षाओं का स्वर भी और सरल हो गया। अब वे किसी धर्म, ईश्वर या शास्त्र की बात नहीं करते थे। वे सिर्फ कहते थे, ध्यान करो, मौन में उतर जाओ, यही सत्य है। इस समय ओशो ने कई प्रवचन शब्दों में नहीं दिए। वे केवल मौन में बैठते और अनुयायी उनके मौन की ऊर्जा को अनुभव करते। सैकड़ों, हजारों लोग उनके सामने मौन में बैठ जाते और अचानक गहरी शांति का अनुभव करते। ओशो कहते थे, मौन ही अंतिम शब्द है। जो मैंने कहा उसे भूल जाओ, बस मौन को याद रखना। उनका आश्रम अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाने लगा। यहां ध्यान, योग, कला, नृत्य, संगीत, सब कुछ एक उत्सव की तरह चलता था। ओशो ने ध्यान को जीवन के हर पहलू से जोड़ दिया। भारत वापसी के बाद पुणे आश्रम फिर से
अंतर्राष्ट्रीय बन गया। अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग ओशो को सुनने आए। उनका संदेश था, ध्यान कोई साधु सन्यासियों का काम नहीं, ध्यान तो जीवन जीने की कला है। ओशो का दूसरा चरण उतना ही लोकप्रिय हुआ जितना विवादास्पद भी। कई लोग कहते, ओशो अब केवल गुरु नहीं बल्कि एक रहस्यमय ऊर्जा बन गए हैं। लेकिन शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। अमेरिकी जेलों में दी गई विषाक्तता उनकी हड्डियों और नसों को कमजोर कर चुकी थी। फिर भी वे रोज अपने अनुयायियों से मिलते, धीरे धीरे बोलते, कभी शब्दों में, कभी सिर्फ मौन में। उनका अंतिम संदेश यही था, मेरा धर्म नहीं है, मेरा संदेश मौन है, ध्यान है, प्रेम है। ओशो का दूसरा चरण उनके जीवन का सबसे परिपक्व और गहरा समय था। यहां वे गुरु से आगे बढ़कर एक अनुभव बन चुके थे। सन 1989 पुणे आश्रम में ओशो का दूसरा चरण अपने चरम पर था। लेकिन अब उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। वे अक्सर कहते थे, अमेरिकी जेलों में दी गई जहर की सुइयों ने मेरा शरीर तोड़ दिया है, अब ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। फिर भी उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और उज्जवल दिखाई देता था, जैसे शरीर क्षीण हो रहा हो पर भीतर की चेतना और विराट होती जा रही हो। ओशो के अंतिम प्रवचन बहुत छोटे होते थे, कभी सिर्फ कुछ शब्द, कभी सिर्फ मौन। वे कहते थे, अब कहने को कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कह दिया है, अब मौन को सुनो। वही मेरा अंतिम संदेश है। उनका ये मौन प्रवचन साधकों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। लोग कहते थे, जब हम ओशो के पास मौन में बैठते हैं तो भीतर सब थम जाता है, जैसे अनंत शांति का महासागर उतर आता है। 20 जनवरी 1990 की सुबह ओशो अपने शिष्यों से बोले, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, मेरा शरीर अब और नहीं टिकेगा। पर याद रखना, मैं इस शरीर में कभी नहीं था, मैं तो तुम्हारे प्रेम में हूं, तुम्हारे ध्यान में हूं। जहां जहां प्रेम और ध्यान है, वहीं वहीं मैं हूं। ये उनके अंतिम शब्दों में से थे। इसके कुछ घंटे बाद ही उनका शरीर मौन हो गया, उनकी सांसें थम गई। ओशो अपने साधकों को सदा के लिए छोड़कर परम मौन में विलीन हो गए। ओशो की विदाई किसी साधारण मृत्यु जैसी नहीं थी। पुणे आश्रम में हजारों अनुयायी सफेद वस्त्र पहनकर इकट्ठा हुए। न रोना, न शोक, बल्कि नृत्य, संगीत और उत्सव। क्योंकि ओशो ने कहा था, जब मैं जाऊं तो रोना मत, मुझे उत्सव की तरफ विदा करना, ढोल बजाना, नाचना, गाना, क्योंकि मैं मृत्यु नहीं, मुक्ति का उत्सव हूं। और ऐसा ही हुआ। हजारों लोग ढोल, नगाड़ों और गीतों के साथ गाते नाचते रहे। उनका पार्थिव शरीर मौन में, प्रेम में अग्नि को अर्पित किया गया। ओशो का शरीर भले ही विलीन हो गया, पर उनकी उपस्थिति अब भी जीवंत है। पुणे आश्रम में, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है, उनकी समाधि बनी। समाधि पर लिखा है, ओशो कभी पैदा नहीं हुए, कभी मरे नहीं, वे केवल इस धरती पर 24 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक आए और गए। ये वाक्य उनके जीवन का सार है। वे कहते थे, मैं मृत्यु नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मौन और प्रेम की ऊर्जा हूं। ओशो की विदाई ने दुनिया भर के अनुयायियों को गहरा प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने कहा, ओशो कभी गए ही नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम प्रेम में होते हैं, ओशो हमारे साथ होते हैं। इसलिए ओशो आज भी एक जीवित उपस्थिति की तरह महसूस किए जाते हैं। उनकी किताबें, उनकी आवाज, उनका मौन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। 19 जनवरी 1990 ओशो का शरीर इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन ओशो कभी मरे नहीं। जैसा उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन 1931 एंड 1990। आज ओशो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे एक विचार है, एक क्रांति है, एक अनुभव है। उनकी विरासत दुनिया भर में जीवित है। ओशो ने अपने जीवन काल में करीब 300 से अधिक पुस्तकों का अमूल्य खजाना दिया।
उनकी किताबें किसी एक विषय पर नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर है। ध्यान और योग, ज़ेन और ताओ, तंत्र और प्रेम, राजनीति और समाज, कला और विज्ञान, और यहां तक कि रोजमर्रा के सवालों तक। उनकी वाणी रिकॉर्ड की गई, लिखी गई और आज 100 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। ओशो का साहित्य आज भी दुनिया के हर कोने में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। पुणे आश्रम, जो ओशो की प्रयोगशाला था, आज भी जीवित है। ये आश्रम अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट कहलाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। हर साल हजारों लोग अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और भारत के हर कोने से यहां ध्यान सीखने आते हैं। यहां ध्यान सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि एक उत्सव है। नृत्य, संगीत, कला, मौन, सब मिलकर जीवन को उत्सव बना देते हैं। यही था ओशो का संदेश। जीवन का हर पल ध्यान और उत्सव का संगम होना चाहिए। ओशो की शिक्षाएं सिर्फ साधुओं या आध्यात्मिक खोजियों तक सीमित नहीं है। आज मनोविज्ञान, काउंसलिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी ओशो की ध्यान विधियों का प्रयोग होता है। तनाव, चिंता और अवसाद से जूझती दुनिया में ओशो की ध्यान पद्धतियां नई ऊर्जा और नई राह दिखाती है। वे कहते थे, ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान तो जीवन की दवा है। सच यह है कि ओशो हमेशा विवादों में रहे, कभी उनके विचारों पर, कभी उनकी जीवन शैली पर, कभी उनके आश्रम पर, लेकिन समय ने साबित किया कि विवाद अस्थायी थे और ओशो का संदेश शाश्वत। आज जिन लोगों ने कभी ओशो की आलोचना की, उनमें से कई मानते हैं ओशो ने ध्यान को 21वीं सदी का सबसे बड़ा उपहार बनाया। ओशो कहते थे, मैं उस इंसान के लिए बोल रहा हूं जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। मेरी बात आने वाले युगों के लिए है। आज की दुनिया, जहां तनाव, युद्ध और हिंसा बढ़ रही है, ओशो की आवाज और भी प्रासंगिक लगती है। वे कहते थे, प्रेम ही उत्तर है, ध्यान ही मार्ग है, मौन ही सत्य है। ओशो भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उनकी विरासत समय से परे है। ओशो का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य को किताबों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजना होता है। उन्होंने कहा था, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा संदेश प्रेम है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि ओशो केवल एक गुरु नहीं थे, वे एक क्रांति थे जो आज भी चल रही है। और यही है उनकी सबसे बड़ी विरासत। प्रेम, ध्यान, मौन और उत्सव, यही ओशो का अंतिम संदेश है। यही उनकी अमर धरोहर है। द एंड, ओशो, प्रेम ही परम सत्य।